you. Yes, सभी को गुड इवनिंग। ऑलमोस्ट बच्चे मेरे ख्याल से सभी को मैं जानता हूँ, जितने भी नाम मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट। मैं कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ सो दैट ड्यूरिंग द मीटिंग हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके ओके, नहीं मैं म्यूट साइड अब अनम्यूट हो गया हूँ ना, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी अच्छे से। चलिए ठीक, तो बेसिकली आज हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। और जिन भी बच्चों को इरिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, या जिन भी बच्चों को ये लगता है कि ये खेती किसानी वाला सब्जेक्ट है, या फिर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें खेती करनी सिखाई जाएगी, तो वो बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। ये दूसरी ब्रांच वाले हमारा मजाक उड़ा सकते हैं कि ये लोग खेती किसानी वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं होता, है ना। रिमेंबर वन थिंग, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, and we are not here to study agriculture. Is that clear or not? It is a science basically. We are here to study irrigation engineering. Is that clear or not? And wherever the engineering word comes, तो वहां पर हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बातें करने लगते हैं, है ना। वहां पर हम लोग अपने समाज के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, अपनी सोसाइटी को हम लोग क्या अच्छा करके दे सकते हैं, हम लोग इसकी बातें करने लगते हैं। तो सेम इरिगेशन इंजीनियरिंग भी एक बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग का एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है, और उसके अंदर जो एग्रीकल्चर है उसका मूल छुपा हुआ है ना, उसका बेसिक छुपा हुआ है। इरिगेशन में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, मैं पहले आपको उसको समझा देता हूँ, मतलब इसे हम इंजीनियरिंग क्यों बोल रहे हैं। Let us suppose that कि there is a plant, let us suppose that कि there is a plant, है ना। कहीं पर कोई एक पर्टिकुलर जमीन है और उस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर ये प्लांट ग्रो कर रहा है। Let us suppose that it is a soil और उस पर ये प्लांट लगा हुआ है। Now ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, द प्लांट रिक्वायर्स सम ऑफ द वाटर, इसकी कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर नॉट। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है, इट विल डेफिनेटली हैव सम वाटर रिक्वायरमेंट, इसका क्लियर नॉट। इसकी कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो वाटर इसको चाहिए सो दैट इस पर्टिकुलर प्लांट की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सके। अब इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कहाँ चाहिए, हमें इसकी रूट के ऊपर चाहिए, क्लियर नॉट। इसकी जो रूट है उस रूट के ऊपर हमें वाटर चाहिए। अब देखना यहाँ पर चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि ये पानी आपको कहां से लेकर के आना है बेसिकली, है ना। बेसिकली लेट अस सपोज दैट कि देयर इज अ रिवर, है ना, देयर इज अ रिवर व्हिच इज फ्लोइंग, इज दैट क्लियर नॉट। ये मेरी कोई पर्टिकुलर रिवर है जो फ्लो कर रही है। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिवर में से कुछ सीरीज ऑफ कैनाल्स बनाना है। सीरीज ऑफ कैनाल्स बोले तो पहले एक मेन कैनाल बनेगी, उस मेन कैनाल के अंदर से एक और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकलेगी, उस डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के अंदर से माइनर कैनाल निकलेंगी, उन माइनर कैनाल्स के अंदर से वाटर कोर्स निकलेंगे, और उन वाटर कोर्स के निकलने के बाद फील्ड डिचेस बनेंगी, और वो फील्ड डिचेस लास्ट में कहां लेकर के आएंगी, पानी इस रूट के ऊपर। क्लियर हो नॉट। तो बीच में क्या आया, बीच में मेन कैनाल आया, ऐसा क्लियर हो, बात समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज आ गई, उसके बाद माइनर कैनाल आ गई, उसके बाद वाटर कोर्स आ गया, और उसके बाद फील्ड चैनल्स आ गए, है ना। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या करती है ना, इस वाटर को आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ पानी देना है। सपोज दैट कि इस वाटर की एक दिन की रिक्वायरमेंट है 1 लीटर। लीटर में हालांकि इरिगेशन में पानी को निकालते नहीं है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये इरिगेशन हमने पढ़ा रही है ना, इसलिए। सपोज दैट कि ये पर्टिकुलर क्रॉप 1 लीटर पानी मांगती है एक दिन के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्या रिवर के अंदर से आप 1 लीटर पानी लेकर के आओगे क्या? रिवर के अंदर से आप 1 लीटर पानी लेकर के आओगे क्या? नहीं। इस रिवर के अंदर से जब पानी आएगा तो यहां पर एवापोरेशन प्लस इनफिल्ट्रेशन का लॉस होगा, यहां भी 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 एवापोरेशन प्लस इनफिल्ट्रेशन का लॉस होगा। जब ये पानी इस रूट के इसके फील्ड के अंदर आएगा तो इस फील्ड के अंदर भी वाटर क्या होगा, एवापोरेट होगा, होगा नहीं होगा। और
जब रूट पे आएगा तो कुछ पानी यहाँ भी कहाँ चला जाएगा, नीचे इनफिल्ट्रेट कर जाएगा। क्लियर होना, मतलब देयर आर सो मच वाटर लॉसेस, बहुत सारे वाटर लॉस है। अब आपको ये 1 लीटर पानी नहीं देना है, अगर उस पौधे को 1 लीटर पानी चाहिए तो आपको इन सब लॉसेस को कैलकुलेट करते हुए इस मेन कैनाल में इतना पानी डालना है कि ये पूरे लॉसेस होने के बाद वो पानी यहाँ पर कितना पहुंचना चाहिए, रूट पर 1 लीटर पानी पहुंचना चाहिए, सो दैट ये क्रॉप 1 लीटर पानी वहां से ले सके। अब इरिगेशन में मतलब मजे की बात क्या होती है कि अगर 1 लीटर से ज्यादा हो गया तो भी गलत, और 1 लीटर से कम हो गया तो भी गलत। कम होगा तो पौधा सूख जाएगा, ज्यादा होगा तो उसकी रूट्स गल जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो ना तो पानी ज्यादा होना चाहिए ना पानी कम होना चाहिए। तो इट इज अ ह्यूज कैलकुलेशन, मतलब फ्रॉम अ रिवर टू द रूट, हमें एक रिवर से लेकर के रूट तक की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इन पूरे लॉसेस को निकालना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली, और उन लॉसेस के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी डिजाइन करके हमें इस पूरे पूरे सिस्टम को डिजाइन करना है। कैनाल्स को डिजाइन करना है, कैनाल के बाद फील्ड में कितना डिस्चार्ज देना है इसको डिजाइन करना है, फील्ड में डिस्चार्ज देने के बाद पौधे तक कितना पानी पहुंचाना है, कितने दिन में पहुंचाना है, इस चीज को डिजाइन करना है। तो इट इज अ ब्रॉड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। ये कोई छोटी ब्रांच इंजीनियरिंग की नहीं है, और ये खेती किसानी तो कहीं नहीं है ना। लिसन केयरफुली, एग्रीकल्चर कहां फोकस करता है? एग्रीकल्चर फोकस करता है कि अगर कहीं पर आपने एक पौधा लगाया, लेट्स सपोज गुलाब का पौधा लगाया, आपने रोज का प्लांट लगाया, तो उस रोज के प्लांट को कितना पानी चाहिए, इज दैट क्लियर और नॉट? उस रोज के प्लांट को कितने इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, कितने फर्टिलाइजर्स चाहिए, कितना कुछ और न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके बाद उससे कितनी क्रॉप निकलेगी, ये सब एग्रीकल्चर के पास पहुंच गया। हम क्या पूछते हैं? हम ये पूछते हैं कि भैया तुझे कितना पानी चाहिए। एक एग्रीकल्चरिस्ट ने बताया कि मुझे डेली 1 लीटर पानी चाहिए। नाउ वी आर द पर्सन हु विल इंश्योर दैट कि 1 लीटर पानी डेली इस पौधे तक पहुंच सके, और उसके अंदर हम सब कुछ दिमाग में रखेंगे कि एवापोरेशन लॉसेस हो रहे हैं, उसके बाद इनफिल्ट्रेशन के लॉसेस हो रहे हैं। जब हम वहां पानी पहुंचा देंगे तो हमारा काम खत्म हो गया। क्लियर और नॉट? अब उसके बाद उस एग्रीकल्चरिस्ट का काम आया कि भैया तुझे जो भी डालना है डाल, जैसे रखवाली कर रहे हो रखवाली कर, जो भी फर्टिलाइजर डालना है डाल, हमने तुझे पानी दे दिया, अब तू इसकी ग्रो करवा। तो जो ग्रोथ का फेज है वो उसके पास है, लेकिन उस ग्रोथ पीरियड की तरह जो पानी सप्लाई करने का फेज है वो हमारे पास है। मेरी बात समझ में आती है नहीं आती? तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। तो हम कभी भी इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम कभी भी इस बात पर फोकस नहीं करते हैं कि पर्टिकुलरली ये जो पर्टिकुलर क्रॉप है ये कितना हमें देगी या हमसे कितना लेगी, हमें कितना खाद डालना है, कैसे उसकी रखवाली करनी है, कुछ भी नहीं होता। इट इज अ साइंटिफिक इंजीनियरिंग, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पौधे को कितना पानी देना है और किस तरीके से देना है, इसका पूरा एक डिजाइन करते हैं, पूरा हाइड्रोलिक डिजाइन हम यहाँ पर करके लेकर के आते हैं। तो आई होप आपको दोनों चीजों के अंदर बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चर और व्हाट इज इरिगेशन। तो हमारा पार्ट एकदम अलग होता है, ऐसा क्लियर होना। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम इन सभी चीजों को सीखेंगे। पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, देन फिर हम कुछ साइंटिफिक डेफिनेशन लेंगे, और उसके बाद हम डिजाइनिंग पार्ट पर पहुंचेंगे, और एक रिवर से लेकर के एक फील्ड तक हम पूरे के पूरे डिजाइन को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और जो जो स्ट्रक्चर बीच में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, उन सभी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। जिस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बिल्टअप होते हैं उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखना चालू करेंगे। तो आई थिंक एक आप लोगों को एक रफ मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन यहाँ पर इरिगेशन का मिल गया होगा कि इरिगेशन बेसिकली इरिगेशन इंजीनियरिंग होती क्या है और हमें यहाँ पर करना क्या है। मेरे ख्याल से वो चीज आप लोगों को बेसिकली समझ में आती होगी। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक बात बहुत अच्छे से अब मेरी याद रखिए अपने दिमाग के अंदर, इरिगेशन इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप इरिगेशन इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो आप डिप्लोमा लेवल का तो कोई भी पेपर निकाल ही नहीं सकते। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। डिप्लोमा लेवल की पेपर मतलब जैसे एसएससी होता है, या फिर दूसरी स्टेट के अंदर जो एसएससी, या फिर दूसरी स्टेट के अंदर जो सब इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं, है ना, या फिर कोई और इनके लेवल का एग्जाम होता है, उन एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि और बहुत इरिगेशन पूछा जाता है। जैसे कि हाइड्रोलॉजी का उतना वेटेज नहीं होता, हाइड्रोलॉजी से जनरली एक भी क्वेश्चन नहीं आता। एसएससी की बात करते हैं, जेईई की, तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, या फिर एक आध क्वेश्चन कभी आ जाएगा। इरिगेशन के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पर। उसका रीजन ये है कि डिप्लोमा में इसका सिलेबस बहुत अच्छा है ना। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में ये बात कही जाती है। बैचलर्स के जितने भी पेपर होते हैं वहाँ पर हाइड्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिप्लोमा लेवल के जितने भी पेपर होते हैं वहाँ इरिगेशन इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, और बहुत आसान है ना, इतना टिपिकल नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आप इसको रटना चाहें तो रट सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम के आ गया, थोड़ा सा भी क्वेश्चन उसने कंसेप्चुअली पूछ लिया, जो कि आजकल हो रहा है। जैसे अगर मैं कुछ गेट के क्वेश्चंस की बात करूं तो इन लास्ट ईयर्स अगर आप कुछ पेपर देखते हैं 2015, 16, 17 के, तो इतने टिपिकल क्वेश्चंस आए हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर से
कि मतलब जो पढ़ाते हैं, जो हम लोग हैं, हमें भी उस क्वेश्चन को 2 मिनट तक देखना पड़ता है, समझना पड़ता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइटिंग करनी पड़ती है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं, है ना। मतलब मेहनत करनी पड़ती है, एक नया कंसेप्ट होता है उसको क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद सोचना पड़ता है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन थोड़े से अच्छा आना स्टार्ट हुए, इसलिए सब्जेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से हमें समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, मेरे साथ रहिएगा थोड़ा सा, मतलब 10 या 12 दिन का ये सब्जेक्ट होगा, छोटा सब्जेक्ट होता है, बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा और इस सब्जेक्ट को खत्म करने तक पेशेंस रखिएगा अच्छे से, और आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारी होगी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, है ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इरिगेशन की बेसिक डेफिनेशन बोलती है कि इट इज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड in accordance with the crop requirements throughout the crop period for full-fledged nourishment of the crops. So clear or not? Now see, यहाँ पर कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो पहला शब्द लिखा हुआ है दैट इज व्हाट, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, ऐसा क्लियर नॉट। दूसरा जो शब्द लिखा हुआ है दैट इज व्हाट, क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगला जो शब्द लिखा हुआ है दैट इज नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप्स, और एक शब्द लिखा हुआ है क्रॉप पीरियड, क्लियर और नॉट। ये चार मैंने चीजें यहाँ पर अंडरलाइन की हुई हैं, ये चार चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्लियर और नॉट। इन चार चीजों का मतलब क्या है, इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहला लिखा हुआ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। देखिए एक बात याद रखिए, दो तरह की एप्लीकेशन होती है ना। एक होती है नेचुरल एप्लीकेशन वाटर की, है ना, एक होती है नेचुरल एप्लीकेशन और एक होती है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, है ना, लिसन केयर। अगर हम कहीं किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर पूरा का पूरा पानी कहां से मिलता है हमको, या तो रेनफॉल से मिलेगा, या फिर एक रिवर बह रही होगी उसके साइड में मिलेगा, या फिर कोई पॉन्ड होगा, है ना, उससे हमें आर्टिफिशियली मिलेगा, या फिर और कुछ स्ट्रीम होगी, ऐसा क्लियर होगा, उससे मिलेगा, या फिर जो GWT होगी वो ऊपर होगी, वहां से मिलेगा। ये सब चीजें कैसी हैं, इन सब चीजों के अंदर हमने आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्लियर होगा। तो ये कहलाती है नेचुरल वाटर सप्लाई या नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड, है ना। इट इज नॉट इरिगेशन, ये कभी भी इरिगेशन नहीं होती। अगर मैं आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करता हूँ तो सपोज दैट कि मैंने कोई कैनाल बनाई हुई है, या फिर मैंने कोई ट्यूबवेल डाला हुआ है, या फिर मैंने कोई एक सिंपल सा वेल बनाया हुआ है, या फिर मैंने किसी पास की स्ट्रीम के अंदर कोई मोटर डाली हुई है ना, कोई पर्टिकुलर रिवर बह रही है, या फिर कोई पर्टिकुलर और स्ट्रीम है उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, या फिर मैंने कोई टैंक बनाया हुआ है ना, मैंने कोई ओवरहेड टैंक बनाया हुआ है इरिगेशन के लिए, या फिर मैंने एक पाइपलाइन डाली हुई है एक रिवर से या कहीं से भी, पाइपलाइन डाली हुई है ईटी से। ये पूरी की पूरी जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये मैन मेड है, जैसे क्लियर हो, ये पूरी की पूरी चीजें जो मैंने लिखी हुई है ये मैन मेड है, दैट्स व्हाई दे आर आर्टिफिशियल। और इन मैन मेड चीजों से क्या बना है टर्म इरिगेशन, और गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो जब भी कभी हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे, जब भी कभी हम इस बारे में बात करेंगे कि हम पानी को पहुंचाने के लिए किसी मैन मेड तरीके का उपयोग कर रहे हैं, केवल तभी क्या होगा, केवल तभी वो इरिगेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो इरिगेशन नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? केवल तभी वो इरिगेशन कहलाएगा, अदरवाइज वो इरिगेशन नहीं कहलाएगा। मैं ये जो भी चीजें कर रहा हूँ ना बोर्ड के ऊपर, ये सब आपको नोट्स के अंदर मिलेंगी, आप एकदम रिलैक्स होइए और आराम से बैठिए। ये सब चीजें मैं आपको नोट्स के अंदर दूंगा, जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ताकि मेरी ये चीजें बड़ी सिस्टमैटिक रहती हैं, है ना, तो आप उस चीज को लेकर कभी भी परेशान ना हो। ये सब आपको मिलेगा, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी मिलेगा, और आपकी जो ऐप है उस ऐप के अंदर भी आप लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से नहीं मिलेंगी। मेरे ख्याल से ग्रुप अभी बना नहीं होगा, तो ग्रुप की लिंक आ जाएगी या फिर आ चुकी होगी, देख लीजिएगा। पहला टर्म मेरे ख्याल से आपको क्लियर होता है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन का मतलब क्या है। तो अगर इरिगेशन टर्म कहीं यूज हो रहा है तो इट शुड बी द आर्टिफिशियल, है ना, कभी भी नेचुरल वाटर सप्लाई इरिगेशन के अंदर नहीं आती, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, एक और टर्म यहां पर हम लोगों ने यूज किया है, और वो टर्म कौन सा है,
वो टर्म आप सभी को दिखाई दे रहा है नीचे, दैट इज व्हाट क्रॉप रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर नॉट? ना व्हाट इज क्रॉप रिक्वायरमेंट, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, है ना, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जान होती है ना, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको एक एनर्जी की जरूरत होती है ना। ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर एनर्जी टू सर्वाइव। इसका क्लियर नॉट? उनको एक एनर्जी की जरूरत होती है। अभी एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी कहां से आती है? इस एनर्जी को आने का एक इस एनर्जी को लेने का जो सबसे आसान तरीका होता है दैट इज फूड। दैट इज फॉर फूड। ये मत बोलना कि फूड में वाटर भी होता है, बेटा मैंने फूड के अंदर सब कुछ ले लिया, कुछ इंटेक करना पड़ता है, दैट इज फॉर फूड। फूड हमें लेना पड़ता है। जैसे ही हम फूड लेते हैं, है ना, तो हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर डाइजेशन होता है। इससे क्लियर हो? हमारे अंदर डाइजेशन होता है, और जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन क्या करता है? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फूड टू एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस उनके अंदर क्या करता है? सेम काम, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फूड टू एनर्जी। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फूड टू एनर्जी। जो हम आदमी होते हैं या फिर जो हम इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, ये अपने मुंह से खाते हैं और मुंह से खाने के बाद हमारे पेट में पहुंचता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डाइजेशन। और हमारे पेट के अंदर वो पूरा का पूरा फूड, वो पूरा का पूरा मैटर क्या में कन्वर्ट होता है? हमारे लीवर के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लीवर के थ्रू। मतलब और भी हो सकते हैं, मतलब कोई डॉक्टर नहीं हूं तो आपको एक मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ, है ना। मतलब और भी ऑर्गन्स उसमें मदद करते हैं, लेकिन जो मेन होता है उसका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए जिसका काम होता है वो लीवर होता है हमारा। तो वो क्या करता है? डाइजेशन करता है। डाइजेशन के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट कर देता है उसको? वो उस चीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और हम अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं, आसानी से चल फिर पाते हैं। ठीक इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपने रूट के थ्रू खाना लेते हैं, हम अपने मुंह के थ्रू खाना लेते हैं। प्लांट का जो खाना होता है उस खाने को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रिक्वायरमेंट। जो फूड होता है उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप रिक्वायरमेंट। हालांकि क्रॉप रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा टर्म है, क्लियर नॉट? क्रॉप रिक्वायरमेंट में हम इरिगेशन के अंदर क्यों इसकी बात करते हैं? क्रॉप रिक्वायरमेंट के अंदर जो पोर्शन वाटर का होता है, रूट के थ्रू वाटर खाता है ना, वाटर खाता है मतलब एक्सट्रैक्ट करता है, हम अपने मुंह से खाते हैं, वो रूट से खींचता है। तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉप रिक्वायरमेंट। मतलब उस पर्टिकुलर पौधे को अपना सर्वाइवल करने के लिए, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए जिस पर्टिकुलर वाटर की जरूरत है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? क्रॉप रिक्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला टर्म भी क्लियर होता है कि व्हाट इज क्रॉप रिक्वायरमेंट। इस डेफिनेशन के अंदर क्रॉप रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या था, ठीक है। नाउ सी, क्रॉप रिक्वायरमेंट के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट? क्रॉप पीरियड। ओके, क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है? ये इरिगेशन का एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि व्हाट इज क्रॉप पीरियड, है ना। अब थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्रॉप पीरियड क्या होता है, और इसको ताउम्र याद रखिएगा एज अ सिविल इंजीनियर, है ना। कभी भी इसके अंदर कोई भी गलती मत कीजिएगा। देखिए, आपने बहुत सारे सिमिलर टर्म सुने होंगे, है ना। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, जिन्हें इन चीजों का मतलब पता है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ नाम देख रहा हूँ जिन्हें मैंने पिछले साल या फिर पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है, तो वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, है ना, वो इतना परेशान नहीं होंगे। ओके, आलोक बोल रहे हैं कि द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट्स सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। आलोक, आप टेक्निकली गलत हैं, ठीक ना। आपका आंसर सही है ना, लेकिन यू आर टेक्निकली रॉन्ग, है ना। अगर आप क्रॉप पीरियड की ये डेफिनेशन देते हैं देन यू आर टेक्निकली रॉन्ग। इससे क्लियर हो ना? क्योंकि आपने इसमें हार्वेस्टिंग लिख दी ना, तो वो हार्वेस्टिंग मतलब आपने जो लास्ट वाटरिंग लिख दी ना हार्वेस्टिंग के पहले, उस चीज ने आपको थोड़ा सा गलत कर दिया। कोई बात नहीं, मैं उसको सही करता हूँ। आपने क्रॉप पीरियड के साथ और भी कई सारे टर्म्स सुने होंगे, पहले उन टर्म्स को लिखता हूँ। आपने एक टर्म सुना होगा दैट इज व्हाट? बेस पीरियड, है ना। आलोक, आपकी जो डेफिनेशन है इट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस पीरियड। आपने एक और सुना होगा दैट इज व्हाट? ग्रोथ पीरियड, है ना। आपने एक टर्म और सुना होगा दैट इज व्हाट? ग्रोथ पीरियड, ठीक है। ये कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं, है ना, और इन अलग अलग टर्म्स को हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है।
एक मजेदार बात क्या है कि इरिगेशन के अंदर इन सभी टर्म्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेम होता है, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, है ना। इन तीनों के तीनों टर्म्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेम होता है, कैपिटल बी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस थ्री, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ। टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या होती है मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, और अगर नहीं समझते होंगे तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, है ना। टाइमलाइन क्या होती है, सपोज दैट मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है ना, इट इज माई टाइमलाइन, है ना। ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस किसको दिखाती है, ये एक्सिस मेरी टाइम को दिखाती है, इस एक्सिस के अलोंग मेरा टाइम चल रहा है। अभी इस एक्सिस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग चीजों को लेकर के आ रहा हूँ, है ना। जैसे कि सबसे पहले आपने क्या करी, सबसे पहले आपने फीडिंग करी, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का मैंने यहाँ पर निशान बनाया ग्रीन कलर से, और मैंने यहाँ पर लिखा कि मैंने यहाँ पर फीडिंग करी। फीडिंग का मतलब समझते हैं, फीडिंग का मतलब होता है बीज डालना, है ना। मैंने अपनी फील्ड के अंदर फीडिंग कर दिया। फीडिंग के एकदम साथ में या फिर उसके थोड़ा सा बाद में, फीडिंग के एकदम साथ में या फिर उसके थोड़ा सा बाद में, इन दोनों में जो डिफरेंस नहीं होता ज्यादा। मैंने जो आपको बना के बताया है ना, इसलिए बना के बताया सो दैट आपको विजिबल हो, अदरवाइज ये चीजें एकदम पागल होती हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट वाटरिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट वाटरिंग करता हूँ, ठीक है। और लास्ट में क्या होगी, लास्ट में इस क्रॉप की, लास्ट में इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी या फिर इस क्रॉप की कटिंग होगी, ऐसा क्लियर ना। तो लास्ट में ये टाइमलाइन कहां तक जा रही है, जब तक ये क्रॉप उस फील्ड के अंदर रहती है। तो लास्ट में इस क्रॉप की क्या होगी, इस क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। हार्वेस्टिंग के बहुत पहले, हार्वेस्टिंग के बहुत पहले मैं क्या कर दूंगा, मैं क्रॉप के अंदर, मैं क्रॉप के अंदर लास्ट वाटरिंग कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है, काफी पहले, है ना। मैं क्या कर दूंगा, मैं लास्ट वाटरिंग कर दूंगा। काफी पहले लास्ट वाटरिंग क्यों, क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि लास्ट वाटरिंग के बाद हम एक टाइम पीरियड अलाउ करते हैं। कौन सा टाइम पीरियड, मैं आपको बना के बताता हूँ। ये वाला टाइम पीरियड, है ना, ये वाला टाइम पीरियड, हम एक टाइम पीरियड अलाउ करते हैं। और ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है, ये कहलाता है ड्राइंग पीरियड। ड्राइंग पीरियड मतलब आप क्या करते हैं यहाँ पर, आप क्रॉप को, आप अपनी क्रॉप को सूखने का टाइम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इट इज व्हाट, ड्राइंग पीरियड, है ना। ये आप अपनी क्रॉप को सूखने का टाइम दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आती है। तो इट इज द बेसिक टाइमलाइन, है ना। नाउ सी, अभी बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर अगर मैं सीडिंग से लेकर के और हार्वेस्टिंग का टाइम देखता हूं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, अगर मैं फीडिंग से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक का टाइम देखता हूं, तो दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज क्रॉप पीरियड। मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को। और अगर मैं फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक का टाइम देखता हूं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मैं फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक का टाइम देखता हूं, तो दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट particular time is known as the base period. Is that clear or not? If there is a dispute, I will take it. मैं थोड़ी देर के बाद आपके डाउट्स लूंगा, तो आप मुझे तब बता सकते हैं। Is that clear or not? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बेस पीरियड, ठीक है। नॉट एज ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड को मैं टाइमलाइन पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि ग्रोथ स्टार्ट तो फीडिंग से हो जाती है और हार्वेस्टिंग के थोड़ा पहले तक रहती है ना, लास्ट वाटरिंग के आसपास ही होती है। तो जनरली बेस पीरियड और ग्रोथ पीरियड को सेम मानते हैं, लेकिन उसको हम सिर्फ दिखा नहीं सकते। अलग अलग क्रॉप लास्ट वाटरिंग के बाद तक चलती है, कोई एकदम हार्वेस्टिंग तक चलती है, कोई ग्रोथ के टाइम पर ही हार्वेस्ट होती है, तो अलग अलग क्रॉप पर डिपेंड करता है। तो ग्रोथ पीरियड में यहाँ पर दिखा पाना संभव नहीं है। इससे क्लियर नॉट। तो ये मैंने आपको अलग अलग क्रॉप के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्लियर किए। मैं थोड़ा सा उसको लिख देता हूँ, है ना। तो मेरा क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड is time between seeding and harvesting. Getting my point or not? मतलब जब तक क्रॉप खेत में रहेगी। दूसरा पीरियड मेरा कौन सा था, दूसरा मेरा जो पीरियड था उसका नाम था बेस पीरियड। तो बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड होता है, बेस पीरियड इज टाइम between first watering
टू लास्ट वाटर। चेक लो नोट। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए बहुत अच्छे से, है ना, नोट के अंदर, नोट के अंदर क्या बात, ये बात, मैथमेटिकली फॉर न्यूमेरिकल पर्पस क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड एंड ग्रोथ पीरियड आर कंसिडर्ड वन एंड सेम। बिल्कुल एक जैसा समझाएगा, बिल्कुल एक जैसा बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आप किसी न्यूमेरिकल में लिखा होता है क्रॉप पीरियड, उसका ही वही उपयोग करेंगे, बेस पीरियड उसका ही वही उपयोग करेंगे। एग्जांपल देता हूं, शुगर केन का नाम सबने सुना होगा। शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, सबने देखा भी होगा अपने जीवन में। शायद कोई भी प्राणी ऐसा ना हो जिसने गन्ना ना देखा हो, और अगर कोई ऐसा है तो मैं उसको कुछ मदद कर नहीं सकता यार। तो जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है बेसिकली, उसका जो बेस पीरियड माना गया है इट इज 345 डेज, 345 दिन। और जो क्रॉप पीरियड माना गया है इट इज 365 डेज, 365 दिन। मतलब रिजिड वैल्यूज नहीं है। अगर आप अलग अलग जगह पे जाएंगे थोड़ा वेरी कर सकता है, अगर आप अलग अलग क्लाइमेट्स में देखेंगे तो थोड़ा वेरी कर सकता है। जैसे अगर हम यूपी में देखें और हम पंजाब में देखें तो डेफिनेटली बिल्कुल अलग अलग होगा, उतना पास पास नहीं होगा, लेकिन लगभग वैल्यूज के आसपास रहेंगे। तो क्रॉप पीरियड जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, और जो बेस पीरियड होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है ना। ये हमेशा हमेशा ये चीज रहेगी, है ना। जो मेरा बेस पीरियड होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और जो क्रॉप पीरियड होगा वो थोड़ा सा छोटा, जो बेस पीरियड होगा थोड़ा सा छोटा होगा, क्रॉप पीरियड थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन मैथमेटिकल पर्पस के लिए हम क्या मानते हैं उन दोनों को सेम। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखेंगे। तो आई थिंक आलोक आपको भी ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी ये वाली बात मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टेक्निकली ये चीजें एकदम अलग हैं, डेफिनेशन एकदम अलग है, लेकिन मैथमेटिकल पर्पस के लिए हमेशा हम क्या मान के चलेंगे कि इन दोनों चीजों का, तीनों चीजों का मतलब एकदम सेम है। कुछ भी लिखा हो हम उसको बी की तरह उस न्यूमेरिकल के अंदर उपयोग करेंगे आज के बाद। लेकिन टेक्निकली हम जानते हैं कि ये चीजें एकदम अलग है। व्हाट इज क्रॉप पीरियड, व्हाट इज बेस पीरियड, दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट। सब क्लियर हो? मेरे ख्याल से आपको चीज क्लियर हो। बच्चा बोलता है कि सर अगर न्यूमेरिकल में दोनों दे दिए गए हों तो, न्यूमेरिकल में सर फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग का भी दे दिया हो और फीडिंग पे हार्वेस्टिंग का भी दे। बड़ी मासूमियत से बच्चा पूछता है, और मास्टर बोलता है अरे मूर्ख, पेपर तू बनाएगा? पेपर बनाने वाला एक इंजीनियरिंग का प्रोफेसर होगा ना कोई, एंड ही नोज दैट, उसको ये वाली बात पता है कि इन सब चीजों को एक ही रखा जाता है। ऐसा क्लियर। और आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन बना भी नहीं है मेरे भाई, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे दोस्त बना भी नहीं है जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम एकदम क्या लेके चल रहे हों कि दोनों चीजें हमने दे दी हों। तो आप पेपर नहीं बनाओगे, इसलिए अपने जो आपके दिमाग के घोड़े हैं थोड़ा लगाम दीजिए, है ना, उनको थोड़ा सा रोक के रखिए, उतना परेशान मत होइए। तो आई थिंक क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ग्रोथ पीरियड, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। ये वीडियो में बड़ी दिक्कत होती है, केवल ये आई लव दिखता है तो मैं, ये आई लव ईएफ डिजिटल है ना, तो कोई गलत ना समझे कि मास्टर जी पता नहीं कैसे कैसे टी शर्ट पहनते हैं। वो ईएफ डिजिटल की टी शर्ट है, और मतलब बहुत प्राउड के साथ मैंने पहनी हुई है ना। ओके, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आप लोगों को बहुत समझ में आती है। इफ देयर इज अ डाउट देन यू मे आस्क, है ना। अगर आपको कोई भी आपके दिमाग में परेशानी है तो उस परेशानी का इलाज मैं करूंगा, आप मुझसे खुल के उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम? और नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे। आलोक आपको क्लियर हो गया वाई बट टेक्निकली रॉन्ग? आलोक, आलोक बेटा, आलोक कुमार कहाँ चले गए बेटे? ओके आलोक, ठीक। मैंने मतलब उसने पूछा था तो उससे पूछना जरूरी था। सर फीडिंग के पहले भी वाटरिंग करते हैं पवन राजपूत? बड़ा मतलब मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा पवन राजपूत। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से मैं कहूंगा, लेकिन थोड़ा अर्ली पूछा पवन, लेकिन मैं उसको बताता हूँ तुम्हें, है ना। तुमने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। पवन बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर कई बार हम फीडिंग के पहले पानी डालते हैं, तो हम उसको लेंगे या नहीं लेंगे। पवन एक बात याद रखना, इरिगेशन इज एसोसिएटेड विद द नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप, है ना। द डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर, आपके सामने लिखी हुई है, और मैंने अंडरलाइन भी नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप किया। आपने थोड़ा पहले इसलिए पूछ लिया क्योंकि इसी पर आने वाला था, जो नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप है ना, मैं उसके अंदर इसी पॉइंट को, लेकिन आपका दिमाग चला, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा। तो ये नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप में मैं आपको क्या बताता,
इरिगेशन इज अ टर्म व्हिच इज एसोसिएटेड विद द नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप। इज दैट क्लियर और नॉट? डेफिनेशन में मैंने टर्म जानबूझ के लिखा हुआ है, दैट इज नॉरिशमेंट ऑफ फुल फ्लैग्ड नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप। तो पापा एक बात बताओ, जब सीडिंग नहीं हुई और अगर उसमें आप पानी डाल रहे हो, इज इट एसोसिएटेड विद नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप? क्या वो नॉरिशमेंट ऑफ क्रॉप के साथ एसोसिएट करता है? नहीं करता, क्योंकि भैया वहां पर सीडी नहीं है, तो नॉरिशमेंट का होगा। तो फिर हम पानी क्यों डाल रहे हैं वहां पर? हम वहां पर पानी डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर एक मॉइस्चर के लेवल को वापस बनाने के लिए। हम उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर एक मॉइस्चर के लेवल को वापस लेकर के आने के लिए, एक 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 वाटर कंटेंट को रिटेन करवाने के लिए, इसलिए हम वहां पानी डाल रहे हैं। तो वो पानी केवल वाटर कंटेंट को वापस लाने के लिए है, इसलिए इट इज नॉट नोन एज इरिगेशन और नॉर्मल इरिगेशन। क्लियर और नॉट? एक स्पेसिफिक टर्म होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज कोई बता सकता है? एक स्पेसिफिक टर्म होता है, कोई बता सकता है? दैट इज पेलियो इरिगेशन। पेल के इरिगेशन करना है ना, पेल के रात में किया जाता है ना। मैं मतलब पढ़ाऊंगा इसको इरिगेशन के अंदर आप लोगों को, पेलियो इरिगेशन। मध्य प्रदेश में मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ये सब चीजें बहुत देखी हुई अपनी जिंदगी में। इसको पलेवा बोलते हैं, है ना, पलेवा मध्य प्रदेश के अंदर। बाहर मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, उत्तराखंड यूपी में इसका कुछ और नाम रहेगा, मध्य प्रदेश में इसको पलेवा बोलते हैं। और जनरली ये ठंडों में दिया जाता है, विंटर्स में, है ना, जब हम रबी क्रॉप लगा रहे होते हैं ना। तो उसका भी रीजन मैं आपको समझाऊंगा जब मैं सीजन के अंदर पहुंचूंगा। विंटर्स में करते हैं, आपने देखा होगा रात में जो बच्चे किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फैमिली से बिलोंग करते होंगे, बच्चे जानते होंगे, जो बड़े भाई बड़े पिताजी होते हैं वो रात में खेतों में सोते हैं, क्योंकि खेतों में पानी चल रहा होता है। दैट इज नोन एज पलेवा, है ना। इट इज नोन एज पेलियो इरिगेशन इन टेक्निकली, PALEO, पेलियो इरिगेशन। इट इज नॉट इरिगेशन पवन, है ना, क्योंकि वहां पर अभी क्रॉप नहीं है ना, वहां पर सीड नहीं है ना, दैट्स वाई हम वहां पर इरिगेशन नहीं बोलेंगे। इट इज स्पेसिफिक फॉर्म, दैट इज पेलियो इरिगेशन। इट इज neither considered in the base period nor in क्रॉप पीरियड, कहीं भी नहीं लिया जाएगा, इसकी कैलकुलेशन पूरी अलग होती है, एच पेलियो इरिगेशन। तो मेरे ख्याल से पवन आपका डाउट अभी क्लियर होता है, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो चुका है। ओके पवन, ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। सी, तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी। अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए या किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वाटरिंग करते हैं, और वो वाटरिंग उसके फुल फ्लैग नॉरिशमेंट मतलब उसकी ग्रोथ के लिए की जाती है ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। अभी क्रॉप पीरियड का जो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है ना, इस क्रॉप पीरियड का मतलब जब तक वो फसल उस खेत के अंदर है तब तक जो भी वाटरिंग की जाएगी आर्टिफिशियली, दैट इज व्हाट इरिगेशन। उसके दौरान जो नेचुरल वाटर सप्लाई आएगी, लेट सपोज दैट रेन आ गया, तो उस रेन को वहां पर नहीं लेंगे और एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं उस रेन के लिए, दैट इज व्हाट इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल ना। जिन बच्चों ने इरिगेशन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, जिनने नहीं पढ़ा हुआ होता उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों ने इरिगेशन इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है उनके लिए एक छोटी सी दिक्कत हो जाती है ना। सॉरी, जिन बच्चों ने हाइड्रोलॉजी पढ़ा हुआ होता है, जिनने नहीं पढ़ा उनके लिए दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों ने हाइड्रोलॉजी पढ़ा हुआ होता है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी के अंदर इफेक्टिव रेनफॉल का कुछ और मतलब होता था, है ना। इन हाइड्रोलॉजी अगर हम इफेक्टिव रेनफॉल देखते हैं तो क्या था कि द पोर्शन ऑफ rainfall that precipitates during the sorry that directly, मैं irrigation वाली डेफिनेशन लिखता था, that directly converts into surface runoff, है ना। मतलब इन्फिल्ट्रेशन के अलावा जो बारिश का पानी फिर सरफेस रनऑफ में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नो इफेक्टिव रेनफॉल। इन इरिगेशन इंजीनियरिंग बेटा ये डेफिनेशन एकदम अलग है ना। इन इरिगेशन इंजीनियरिंग ये क्या है? द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, the portion of precipitation that precipitates during base period of crop and beneficially
used by it. Second or not, it is known as the effective rainfall. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाली चीज बहुत क्लियर होती है। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब हाइड्रोलॉजी में कुछ और होता है। अगर हम अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के ग्रोथ पीरियड के दौरान जितना भी पानी गिरेगा और उसमें से जो भी पानी वो क्रॉप यूज करेगी, दैट इज व्हाट इफेक्टिव रेनफॉल है ना। उस क्रॉप के लिए क्या कहा जाएगा, इफेक्टिव रेनफॉल। तो आई थिंक छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होती है। अब मैं आप लोगों को ये वाली चीज क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इफेक्टिव रेनफॉल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इरिगेशन की क्वांटिटी निकालने के लिए इफेक्टिव रेनफॉल का उपयोग करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इफेक्टिव रेनफॉल क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल इज अ फॉर्म ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इज अ फॉर्म ऑफ it is a form of natural water supply. बात समझ में आती है? नेचुरल वाटर सप्लाई, हेंस ये इरिगेशन के अंडर नहीं ली जाएगी। अब एक पौधा अपने ग्रोथ के दौरान अपने लाइफ में जो टोटल पानी लेता है उसमें से इरिगेशन कितना है, इस चीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव रेनफॉल को हमेशा माइनस करना पड़ेगा। तो मेरी बात समझ में आती है नहीं आती है? इफेक्टिव रेनफॉल को माइनस करना पड़ेगा। सर क्लियर हो नॉट? इसलिए इफेक्टिव रेनफॉल को दिमाग में बहुत अच्छे से रखिए। आप पता होना चाहिए इफेक्टिव रेनफॉल कितना होगा। आप इरिगेशन की रिक्वायरमेंट तभी निकाल पाएंगे जैसे कि एक पौधा है ना, उसको अपनी लाइफ स्पान में लेट अस सपोज दैट 50 लीटर पानी चाहिए, है ना, थोड़ा कम बता रहा हूँ, छोटा सा पौधा है, 50 लीटर पानी चाहिए। अब पूरा इरिगेशन से चाहिए, इतना इरिगेशन करना पड़ेगा क्या ना, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि वो कहीं रेनी सीजन में तो नहीं। अगर में तो रेनफॉल कितना है एवरेज, इफेक्टिव रेनफॉल इतना है तो उसको माइनस करना पड़ेगा 50 लीटर, जो बचेगा वो हमें किससे प्रोवाइड करना है, इरिगेशन से। दैट्स व्हाई मैंने आपको इफेक्टिव रेनफॉल का टर्म बताया। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो छोटा सा टर्म है, आप लोगों को समझ में आता होगा। तो आई थिंक इरिगेशन इंजीनियरिंग इज वेरी मच क्लियर, है ना। अभी हम लोगों ने पिछले 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होती है इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, और कुछ और चीजों को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं इसे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, सी क्लियरली, जो इरिगेशन होता है बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज द बून टू मैनकाइंड, है ना। मतलब बून मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वरदान टाइप, है ना, मतलब जो दैवीय वरदान होता है ना वो हम लोग होते हैं। नेचर में अगर मानव को कोई सबसे बड़ा गिफ्ट दिया तो वो गिफ्ट कौन सा है, वो गिफ्ट है इरिगेशन। मेरी बात समझ में आई ना? नेचर ने अगर सबसे अच्छा गिफ्ट कोई इंसान को दिया है तो वो है इरिगेशन। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होती ना तो शायद इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ नहीं होती, है ना। हमें ना तो उतना अच्छे से फूड मिल पाता, क्योंकि नॉन वेज तो लिमिटेड है ना, हम सबको खा के खत्म कर चुके होते। तो अगर यहाँ पर इरिगेशन नहीं होता ना तो हमें फूड नहीं मिलता, और अगर हमें फूड नहीं मिल पाता तो इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ कभी भी पॉसिबल नहीं थी। क्लियर? इसीलिए जो इरिगेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको हम नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मान के चलते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का यहाँ पर शेयर कर देता हूँ जो एग्जाम में जिनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। डेफिनेटली इरिगेशन क्या होता है, इट इज कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन इज द कंट्रोल ऑन दी वाटर सप्लाई। क्लियर नॉट, वाटर कितना सप्लाई करना है, किस डिस्चार्ज के साथ सप्लाई करना है, कितनी देर तक सप्लाई करना है, ये चीज हम हमेशा इरिगेशन के अंदर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल वाटर सप्लाई के ऊपर जाते हैं तो इस चीज को हम कभी भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्लियर नॉट? और अगर मैनेजमेंट हमारे हाथ में होगा, उस क्रॉप को कितना पानी चाहिए कितना पानी नहीं चाहिए, अगर हम ये बहुत अच्छे से हम खुद डिसाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो क्रॉप यील्ड होगी वो हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तो पहला चीज मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आती है कि इट इज द इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन डेफिनेटली। अगला क्या है, ऑप्टिमम बेनिफिट्स। सब क्लियर नॉट? ऑप्टिमम बेनिफिट्स का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि जैसे कि लेट अस सपोज दैट एक कोई पर्टिकुलर प्लांट था, है ना, और उस पर्टिकुलर प्लांट को हम कुछ पानी देते थे, है ना। अभी क्या था, जब थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर बताया ना आपको, कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ वाटर। तो ऑप्टिमम बेनिफिट का मतलब क्या है, एक क्रॉप को एक कुछ यील्ड देना, यील्ड मतलब पैदावार, है ना, हमें उससे कुछ मिलना है। अब इरिगेशन ये इंश्योर करेगा कि मिनिमम से मिनिमम वाटर सप्लाई के अंदर, मिनिमम से मिनिमम वाटर सप्लाई के अंदर हम मैक्सिमम क्रॉप यील्ड निकाल पाए। इट इज द ऑप्टिमम बेनिफिट, इट इज द ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब नेचुरल वाटर सप्लाई तब होता है तब क्या होता है, हमने तो पानी सप्लाई नेचर के ऊपर छोड़ दिया, जितना रेनफॉल हो रहा है उतना रेनफॉल हो रहा है, या बगल से जो रिवर बह रही है उस रिवर का पानी सीपेज होकर हमारे फील्ड के अंदर आ रहा है और हमारी क्रॉप
लगी हुई है, हमारी क्रॉप आराम से उसके मजे ले रही है, सभी ऑनर। लेकिन यहाँ पर हम मिनिमम क्वांटिटी में ज्यादा प्रोडक्शन लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि क्वांटिटी हमारे हाथ में नहीं है ना, वाटर की कितनी सप्लाई करनी है। इरिगेशन हमारे लिए ये हेल्प करेगा कि वी विल डिसाइड द क्वांटिटी एंड वी विल डिजाइन द इरिगेशन सिस्टम इन सच अ वे दैट we will get maximum yield of the crop in minimum possible quantity of water. Is that clear or not? तो आई थिंक ऑप्टिमम बेनिफिट्स इज वेरी मच क्लियर। मेरे ख्याल से इसमें उतना कुछ डिस्कशन करने के लिए, समझने के लिए नहीं है। The third is elimination of mixed cropping. The first question is that what is mixed cropping? Listen carefully. Mixed cropping is the identification of an underdeveloped country. Is that clear or not? जो मिक्स क्रॉपिंग होती है वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री का। हम पहले उसके अंदर आते थे, है ना। अगर हम आजादी के बाद जब अंग्रेज हमारे यहाँ से बहुत सारा पैसा लूट करके गए थे, तो हम उस चीज के अंदर आते थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एकदम खत्म हो चुकी थी और हम लोग 3-4 बड़े वॉर से निकल के आए थे। पाकिस्तान के संग बड़ा वॉर हुआ और चाइना के संग बड़ा वॉर हुआ, तो हम लोग के पास खाने पीने के लिए पैसे थे नहीं, पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, कैनाल सिस्टम था नहीं, उतना अच्छा वाटर सप्लाई जितना अंग्रेज बना के गए थे उतना था, उसके अलावा हमारे पास कुछ था नहीं, तो हम उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो अंडर डेवलप्ड थे। अब अंडर डेवलप्ड होने से हम क्या करते थे, मिक्स क्रॉपिंग करते थे। इवन मिक्स क्रॉपिंग आज भी होती है। जो पुराने लोग हैं ना, आपके घर में अगर आप खेती किसानी के परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपके घर में जो आपके दादाजी होंगे या पिताजी, अगर उनकी एज ज्यादा है, तो वो आज मिक्स क्रॉपिंग में ही विश्वास करते होंगे। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, मैं उसे क्लियर करता हूँ। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है आपके पास 50 एकड़ की जमीन है। अब आप क्या करेंगे, 50 एकड़ में एक ही क्रॉप नहीं लगाएंगे। मेरी बात समझ में आती है? आप 50 एकड़ में एक ही क्रॉप नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे कि 50 एकड़ को 3 या 4 क्रॉप के लिए अलग अलग डिवाइड करेंगे। कुछ में गेहूं लगा देंगे, कुछ में चना लगा देंगे, कुछ में मक्का लगा देंगे, या फिर और भी जो अलग अलग पॉसिबल क्रॉप्स हैं, आप उस तरह की क्रॉपिंग करेंगे। अब इसका बेसिक रीजन क्या है, वहां पर एक डर होता था। डर क्या होता था, वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल वाटर सप्लाई। हम नेचुरल वाटर सप्लाई पर डिपेंडेंट है। उतना अच्छा हमारे पास मेजर नहीं है ना, पानी का, या फिर ग्राउंड वाटर पर हम लोग थे डिपेंडेंट। कुआ था, कुएं में कब तक पानी रहेगा, कब तक पानी। अब तो कैनाल नेटवर्क आने से तो पानी की कोई कमी नहीं होती है ना। हम सैकड़ों किलोमीटर दूर तक कैनाल से पानी भेजते हैं और बहुत पानी भेजते हैं। इवन जो कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट होता है ना भाई, कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट जो वाटर डिपार्टमेंट करता है, वो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे नहीं करता। वो इस बेसिस पे करता है कि बेटा तू डिजाइन कर, तू ड्राइंग बना, तुझे जैसी बनानी है वैसी बना, हमें तो इतने कमांड एरिया में पानी पहुंचाना है, और तुझे तभी पेमेंट रिलीज करेंगे जब तू इस पूरे के पूरे कमांड एरिया के अंदर पानी पहुंचा देगा। तुझे जो बनाना है बना, है ना, जैसा बनाना है वैसा बना, डिजाइन। उसको टर्न की प्रोजेक्ट हम बोलते हैं आजकल। टर्न की प्रोजेक्ट के अंदर हम इस तरह की बातें करते हैं। इतने कमांड एरिया में जब हमारी हो जाएगा, यू विल रिसीव द 100% ऑफ द अमाउंट। खैर, एक अलग बात है। तो मिक्स क्रॉपिंग में हम क्या करते थे, 3 या 4 तरह की अलग अलग क्रॉप्स अपने खेत के अंदर उगाते थे। वहां पर डर होता था कि अगर वेदर कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही, क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही, पानी कहीं कम आ गया, ज्यादा आ गया, तो हमारी पूरी की पूरी क्रॉप खराब ना हो। अगर ज्यादा पानी आ गया तो वो क्रॉप सर्वाइव कर जाए जो ज्यादा पानी मांगती है, कम पानी आ गया तो वो क्रॉप सर्वाइव कर जाए जो कम पानी मांगती है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो अगर आपने एक जैसी क्रॉप लगाई है और वेदर उसके लिए स्थिति है, तो क्या होगा, पूरी की पूरी फसल आपकी खत्म जाएगी एंड यू विल गेट नथिंग। इसका नॉट, आपके सामने सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए मिक्स क्रॉपिंग चलती थी। आज भी कई लोग मिक्स क्रॉपिंग करते हैं क्योंकि उनको वही आदत है ना पुरानी, आधे आधे खेत में आधा लगाना, आधा लगाना, आधा लगाना। लेकिन जब से हमारे यहाँ कैनाल नेटवर्क बना और जब से हम एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर हुए, अब आप देखो सीहोर के, मतलब बाहर के बच्चे मेरे ख्याल से नहीं समझ पाएंगे, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, उस पूरी पूरी बेल्ट में केवल गेहूं होता है। उस गेहूं होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि द फार्मर्स कैन इंश्योर दी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये पूरा का पूरा एश्योरेंस है कि आपको जितना पानी चाहिए उतना हम देंगे, क्योंकि हमने उतना अच्छा कैनाल नेटवर्क बना के रखा हुआ है। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मिक्स क्रॉपिंग। वो उतना गेहूं उगाते हैं, गेहूं के उनको रेट अच्छे मिलते हैं, तो वो पूरी की वहां की जमीन गेहूं के लिए अच्छी है, वीट के लिए अच्छी, तो पूरी जमीन में गेहूं उगाते हैं। इसका क्लियर नोट। तो मिक्स क्रॉपिंग धीरे धीरे हमारे पे खत्म हुई और हमने सिंगल क्रॉपिंग पे ध्यान दिया। सिंगल क्रॉपिंग में वो क्रॉप पे ध्यान दिया जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, जिस क्रॉप से हमें सबसे ज्यादा पैसा मिल सके, या जिस पर्टिकुलर क्रॉप को हम मार्केट में सेल करके सबसे ज्यादा पैसा कमा सकें। इसका क्लियर नोट। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज अब बहुत अच्छे से क्लियर होती है। ओके, नाउ लिसन वन मोर थिंग। मेरे ख्याल से मिक्स क्रॉपिंग में किसी कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। एलिमेंट्स ऑफ मिक्स क्रॉपिंग हमने खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, है ना। अगर हम आगे इरिगेशन का एडवांटेज देखते हैं तो डेफिनेटली इट इज जनरल प्रॉस्पेरिटी, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी कंट्री का होता है। अगर इरिगेशन अच्छा होता है तो हम बहुत सारा पैसा उससे कमा सकते हैं।
क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर हम फूड प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो मिडिल ईस्ट में हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जाते हैं, रेवेन्यू हमें वहां से बहुत मिलता है, जो विदेशी मुद्राएं होती हैं वो बहुत मिलती हैं, जो किसान होता है वो भी वहां से पैसे कमा सकता है, तो जनरल प्रॉस्पेरिटी उससे आएगी, उसके बारे में डिस्कशन करने की कोई बात नहीं है। जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो मैंने यहाँ पर कैपेसिटी लिखी हुई है उनको बड़े अच्छे से याद कीजिएगा, दैट इज 80,000 किलोवाट, है ना, और इट कैन बी आस्क्ड एज 80 मेगावाट, है ना, 80 मेगावाट और 80,000 किलोवाट। नाउ सी क्लियरली, गंगा और शारदा कैनाल जिनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जब ये कैनाल्स बनी थी तो गंगा कैनाल तो मेरे ख्याल से जो बच्चे देहरादून के आसपास के, रुड़की के आसपास के होंगे वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने तो गंगा कैनाल मेरे ख्याल से हमेशा देखी है, क्योंकि रुड़की के एकदम पास से वो कैनाल निकलती है ना। बड़े बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर एक्वाडक्ट वगैरह बने हुए हैं वो आप लोगों ने मेरे ख्याल से अच्छे से देखे हुए हैं। रुड़की में पढ़ाता हूँ तो एक लाइव एग्जाम्पल भी उस चीज का देता हूँ। खैर, ख्यालों में भी सोचते हैं, है ना। तो जब ये दो कैनाल्स बनी थी इंडिया के अंदर, गंगा और शारदा कैनाल, तो दे वर नॉट बिल्ट फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वो केवल बनाई गई थी इरिगेशन के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया को हम इरिगेट कर सकें, एक पर्टिकुलर एरिया तक हम पानी पहुंचा सकें। बट ये जो पर्टिकुलर कैनाल्स हैं ये इरिगेशन तो कर ही रही हैं, लेकिन इरिगेशन के साथ साथ ये एक काम और कर रही हैं, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। वो कैनाल बनी और वहां पे कैनाल का फॉल बना, है ना, एक टर्म होता है कैनाल फॉल। नाउ व्हाट इज कैनाल फॉल, लेट अस सपोज दैट कि जो मेरा ग्राउंड लेवल है वो मेरा ग्राउंड लेवल कैसा है, वो मेरा ग्राउंड लेवल ऐसा है ना, और मुझे कैनाल बनानी थी। मुझे कैनाल बनानी थी तो कैनाल तो मेरी कैसी रहेगी, एक पर्टिकुलर स्लोप पर आएगी। लेट अस सपोज दैट जो कैनाल की स्लोप थी वो मुझे ऐसी चाहिए थी, बात समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर जगह पर मैंने क्या कर दी, कटिंग कर दी। कटिंग कर दी मतलब यहाँ पर मैं मिट्टी खोद दी, और मिट्टी खोद के मैंने कौन सा पैटर्न निकाल लिया, ये वाला। लेकिन यहाँ पर मैं फिलिंग नहीं करूंगा, फिलिंग करना बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से जो प्रोफाइल मुझे ऊपर बनानी थी उसी स्लोप को मैं नीचे बनाऊंगा, है ना, इस तरीके से वही स्लोप मैं नीचे बनाऊंगा, और यहाँ पर एक फॉल बना दूंगा। फॉल मतलब कैसा, एक ऐसा फॉल बन जाएगा, पानी आएगा और वो पानी यहाँ से इस पर्टिकुलर स्लोप पर आएगा और यहाँ से नीचे गिरेगा और इस पर्टिकुलर स्लोप पर आगे निकल जाएगा। तो जमीन के अगर स्लोप में डिफरेंस होता है तो वहां पर हम कैनाल फॉल बनाते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में उतना नहीं है कैनाल फॉल का डिस्कशन, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका बेसिक्स बताऊंगा, कैनाल फॉल क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर करेंगे, जो एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो जो कैनाल फॉल होता है, क्योंकि वहां पर वाटर का फॉल होता है, तो वाटर का फॉल होने की वजह से कैनाल फॉल के अंदर वाटर की वेलोसिटी थोड़ी तेज हो जाती है। तो उस वेलोसिटी का फायदा उठाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर टरबाइन इंस्टॉल करते हैं और पावर हाउस बना देते हैं, और उस टरबाइन के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मिल जाता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो इरिगेशन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन हमें जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर मिला वो हमें उसका बाई प्रोडक्ट मिल गया, मतलब वो हमारे लिए एडिशनल हो गया। तो इरिगेशन तो वही हुआ, साथ ही साथ हमें क्या हो गया, जनरेशन में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हो गया। तो इट इज द बेनिफिट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगला डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, गंगा कैनाल मेरे ख्याल से इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो बनाई इरिगेशन के लिए थी, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया को डोमेस्टिक वाटर सप्लाई करती है। हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं इरिगेशन के पर्पस के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, आसपास के वाटर सप्लाई की डिमांड को भी फुलफिल कर देते हैं। तो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई भी हमें प्रोजेक्ट से मिल जाती है। फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, जो कैनाल्स बनती हैं उन कैनाल्स के साइड में एक इंस्पेक्शन के लिए रोड बनती है, नोट, उसे हम लोग इंस्पेक्शन पाथ बोलते हैं, इंस्पेक्शन रोड बोलते हैं। भारत में बहुत सारे गांव आज भी ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए वो पर्टिकुलर कैनाल ही एक रास्ता है, वो पर्टिकुलर कैनाल की एक रोड ही है जो उस गांव तक पहुंच सकती है। तो वो पर्टिकुलर गांव कनेक्ट हुआ मेन स्ट्रीम से उस कैनाल की वजह से। अब वो कैनाल रोड के लिए नहीं बनाई गई थी, चलो एक रोड बनाना है तो कैनाल बनाते हैं, वो कैनाल बनाई गई थी इरिगेशन के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, वो कैनाल बनाई गई थी इरिगेशन के लिए। लेकिन क्या हुआ, हमें इरिगेशन के साथ साथ उस पर्टिकुलर कैनाल का एक फायदा और हुआ कि उसने एक इंस्पेक्शन रोड दे दिया, और वो जो इंस्पेक्शन रोड हमें मिली, उस इंस्पेक्शन रोड ने हमें एक कम्युनिकेशन का एक और तरीका दे दिया, हमें कम्युनिकेशन के लिए एक पाथ दे दिया, सो दैट वो पर्टिकुलर विलेज, वो पर्टिकुलर गांव हमारे मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो सका। तो फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक, मेरे ख्याल से इसमें किसी कोई दिक्कत होगी नहीं। नाउ सी, इसके बाद दो चीजें और हैं, दैट इज व्हाट, इनलैंड नेविगेशन, है ना। इनलैंड नेविगेशन मैंने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में भी कहीं कहीं होता है, यूएस में तो, सॉरी यूके में तो ये चीजें बहुत होती हैं, आपने फोटो वोटो भी देखे होंगे। जो लार्ज कैनाल्स होती हैं, वो लार्ज कैनाल्स के अंदर हम लोग नाव चला सकते हैं। केरला में हमारे यहाँ बहुत होती हैं, अगर आप अलेप्पी वगैरह कहीं जाते हैं तो अलेप्पी के अंदर जो सी का बैक वाटर है, जो बैक वाटर लेक है, उस बैक वाटर लेक के अंदर बहुत सारी कैनाल्स बनी हुई है। उस सिटी के अंदर बहुत सारा
कैनाल नेटवर्क है, मतलब उन्होंने जो पूरा पूरा बैक वाटर है उसकी कैनाल टाइप डेवलप की हुई है, और वहां पर मोटर गाड़ी कम चलती है, उस कैनाल के अंदर बोट ज्यादा चलती है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जर्मनी के अंदर ये चीजें देखी होंगी, वहां पर जो कैनाल्स बनी होती हैं बड़ी बड़ी, उन कैनाल्स के अंदर अब आलोक यार मैं उतना घूमता नहीं हूँ, है ना, मैं सीधा साधा पढ़ने वाला आदमी हूँ। तो आलोक ने किसी कैनाल लेक का नाम लिखा हुआ है, कोलेरू लेक, तो हो सकता है वो सही हो। अब मैं क्या उतना घूमता घामता नहीं हूँ, मैंने केवल एक ही काम की जिंदगी में पढ़ाई करी है, मतलब बड़े परेशान हो गए क्या होता है, तो मुझे उतना नहीं पता, है ना, हो सकता है मतलब और बहुत सारी लेक्स हों। तो बहुत सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े कैनाल्स हैं जहाँ पर हम इनलैंड नेविगेशन कर सकते हैं, तो एक वो उसका बेनिफिट हो गया। उसके बाद एक बड़ी चीज है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है, जब हम कोई बड़ी एक स्ट्रीम बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, तो उस कैनाल के साइड में बहुत सारे ट्रीज ग्रो कर लेते हैं, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं वो ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया होता है, उस पर्टिकुलर आसपास के एरिया के अंदर वाटर का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर वो अनलाइन कैनाल है, अनलाइन कैनाल नहीं भी है, अगर लाइन कैनाल है तब भी सीपेज होते हैं, है ना, ऐसा नहीं है लाइन कैनाल के अंदर 100% सीपेज खत्म हो रहे हैं, मतलब बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमल हो जाते हैं, लेकिन तब भी सीपेज तो थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि नथिंग इज परमिएबल, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो परमिएबल हो। तो जब ये सीपेज होता है तो आसपास के एरिया का वाटर लेवल बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ने से वहां पर प्लांट ग्रोथ होने लगती है। तो एक बहुत बड़ा ट्री का नेटवर्क, बहुत बड़ा पेड़ों का नेटवर्क वहां पर खा हो जाता है। तो एफॉरेस्टेशन में हमसे मदद मिलती है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, है ना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना। ये दो टर्म्स हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ काटना। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से ये सब चीजें क्लियर है। एडवांटेज में कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को, कुछ एडवांटेज में आपसे कुछ पूछता भी है अगर, तो फिर आप अपने आईक्यू से भी उस चीज को हिट कर सकते हैं, आप अपने आईक्यू से उसको लगा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, डिसएडवांटेजेस, है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं। डिसएडवांटेज एंड इल इफेक्ट, इल इफेक्ट मतलब बुरे प्रभाव, है ना, बुरे प्रभाव। इरिगेशन के डिसएडवांटेज के साथ मैं आपको एक बार बहुत क्लियर दूंगा। एज आई सेड अर्लियर, इरिगेशन इज कंसीडर्ड एज अ बून टू मैनकाइंड, है ना, ये एक नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए वरदान है, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये केवल तब आएंगी जब आप इसके स्वरूप को गंदा कर दोगे, जब आप इसके फॉर्म के साथ, इसके बेसिक फॉर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे, इसके ओरिजिनल फॉर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे, केवल तभी इसके अंदर डिसएडवांटेज निकल करके आएंगे, इसके इल फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला इन्फॉर्म देखते हैं कि ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा इरिगेशन करते हैं ना। ओवर इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग एंड में रिड्यूस क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड का मतलब क्रॉप की पैदावार। और इस वाटर लॉगिंग, तो वाटर लॉगिंग के लिए इस स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है। वाटर लॉगिंग क्या होती है? वाटर लॉगिंग इज द saturation of the soil with water. Soil may be regarded as waterlogged when it is nearly saturated with water much of the time, such that its air phase is restricted and anaerobic conditions prevail. मतलब ये बड़ी टिपिकल डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं खुद थोड़ा आसान करता हूँ आपके लिए। सी, क्रॉप यील्ड क्यों कम हो रही है ना, वाटर लॉगिंग की वजह से, और ज्यादा पानी डालने की वजह से क्रॉप के अंदर क्या दिक्कत होती है, इस बात को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर जो पौधा लगा हुआ रहता है ना, आपके घर के अंदर जो भी पर्टिकुलर पौधा लगा हुआ होगा, लेट्स सपोज दैट कि इस तरीके से आपके घर के अंदर एक पर्टिकुलर गमला है, और उस गमले के अंदर मिट्टी भरी हुई है ना, और वो जो पर्टिकुलर मिट्टी है उसके अंदर एक पौधा लगा हुआ है। अब आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा, या आपके पास तो टाइम नहीं रहता, आप तो बहुत मतलब व्यस्त आदमी ना पढ़ने वाले, तो आपके मम्मी पापा या घर का नौकर या फिर कोई भी क्या करता होगा, हर 10-15 दिन में उस पर्टिकुलर गमले के अंदर मिट्टी को थोड़ा सा खोद देता होगा, है ना, इस मिट्टी को थोड़ा सा खोद देता होगा ऊपर से, है ना, करते हैं नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं, और नहीं खोदेंगे तो पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। असल में ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये मिट्टी हार्ड हो गई और इसने अपनी सरफेस एकदम रिजिड बना ली, तो जो ऑक्सीजन का यहाँ पर आना जाना है वो रुक जाएगा, है ना, मतलब ये जो पर्टिकुलर मिट्टी है इसमें ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी अच्छे से। और ये जो रूट्स है ना, इन रूट्स की O2 की भी रिक्वायरमेंट होती है, पौधे को सब चाहिए भैया, मतलब वो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसको पानी भी होना, उसको ऑक्सीजन भी होना, उसको दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होना, है ना, मतलब उसकी बहुत भयंकर डिमांड होती है पौधे की, सब कुछ मांगता है उसके, मतलब बिना वो ये बोलता है मतलब कमी रह गई तो दिक्कत हो जाएगी भैया, मैं उग नहीं पाऊंगा। फिर बहुत मतलब बहुत सही तरीके से उगते हैं पौधे। जो बच्चे बागवानी की शौक रखते होंगे उन्हें इन चीजों के बारे में पता होगा, तो उसको तो सब होना। अब मिट्टी को फिर टाइट हो गई थी, तो आपने क्या किया, उसको खोद दिया, सो दैट फिर से जो एयर है वो उसके अंदर जा सके।
आप क्या कीजिए, आप एक छोटा सा काम कीजिए कि आपके गमले के अंदर जो पर्टिकुलर होल होता है ना, आपके गमले के अंदर जो पर्टिकुलर होल होता है, आप नीचे से उसको बंद कर दीजिए, है ना। कुछ भी ऐसा काम कीजिए, है ना, करना मतलब केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसको बंद कर दीजिए, है ना। आप देखेंगे कि 10-15 दिन बाद आपकी कुटाई हो जाएगी, आपके घर पे आपके पिताजी या आपके बड़े भाई आके आपकी कुटाई कर देंगे। वो कुटाई इसलिए करेंगे क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर पौधे को मार दिया, है ना। इट इज डेड। ये डेड क्यों हुआ है इसके बारे में बात करो। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया था, आपने इसका नीचे वाला जो होल था उस होल को आपने बंद कर दिया। अब पानी डालते गए पानी ऊपर तक भरता, पानी निकल तो आ नहीं रहा था, तो ये पूरी सॉइल क्या हो गई, सैचुरेट हो गई। और इसका हर वर्ड किससे भर गया, पानी से। ऊपर वाली O2 अंदर जा ही नहीं पा रही है, और O2 अंदर जा नहीं पा रही है तो पौधे को O2 नहीं मिल रहा, उसको तो सब होना, है ना। वो पर्टिकुलर पौधा मर गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। दैट्स व्हाई वाटर लॉगिंग की बड़ी शानदार डेफिनेशन दी गई है नीचे, है ना। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि अगर ऑक्सीजन उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर नहीं पहुंच पा रही है तो वहां पर एनारोबिक कंडीशन डेवलप होती है। जो टर्म लिखा हुआ है ना, एनारोबिक, दो टर्म्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो पूरी प्रोसेस जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, दैट इज एरोबिक। एनारोबिक का मतलब होता है कि वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, उनकी बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एनारोबिक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है। अगर आप बहुत इरिगेशन करेंगे, बहुत ही आपकी पूरी पूरी सैचुरेट हो जाएगी। एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी डेवलप होगी, और अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी डेवलप हुई तो आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे डाइंग करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देगा। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ना तो बहुत पानी होना चाहिए, ना तो पानी रिक्वायर्ड से ज्यादा होना चाहिए, ना पानी रिक्वायर्ड से कम होना चाहिए। पानी एकदम लगभग उतनी ही क्वांटिटी में होना चाहिए जितनी क्वांटिटी में पानी वो पौधा चाहता है। सही, मतलब वो होते हैं ना उसके रिक्वायरमेंट, मतलब एकदम सब कुछ होना उसको, और बिल्कुल उसी प्रपोर्शन में होना जिस प्रपोर्शन में उसकी डिमांड है। खैर, कंप्लीट होता है। सेकंड, इरिगेशन में रिजल्ट इन कोल्डर एंड डेम्पर क्लाइमेट रिजल्टिंग इन मार्शी लैंड्स एंड ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस कॉसिंग आउटब्रेक ऑफ डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। अगर आप बहुत ज्यादा इरिगेशन कर देते हैं, अगर आप एक बहुत बड़े बड़े एरिया के ऊपर अगर आप इरिगेशन कर देते हैं, ऐसा क्लियर हो ना, और वो जो इरिगेशन है वो वहां पर मार्शीलैंड का फंक्शन करता है। मार्शीलैंड बोले तो दलदल वाली भूमि में पानी भरा भरा है जगह जगह, तो क्या होगा, मॉस्किटो ग्रोथ होगा। मॉस्किटो ग्रोथ होगा तो डिसीज फैलेंगे, मलेरिया फैलेगा, डेंगू फैलेगा, ऐसा क्लियर हो नॉट। तो इट इज द वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। लास्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है ना, और कई बार पूछा भी जाता है, इरिगेशन की सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या हो रही है। लेकिन ये भी देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बेसिक फॉर्म से होती हो। आप हर बार उसकी फॉर्म को कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, तभी उसका डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है। क्या होता है, हम इरिगेशन के साथ अगर कुछ पर्टिकुलर फर्टिलाइजर का या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर का मतलब कुछ केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, या कीटनाशक मतलब पॉइजन का यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, जब पानी नीचे जाता है तो जो इंसेक्टिसाइड का जो फर्टिलाइजर है वो पानी के साथ नीचे बैठने लगते हैं। लाइक नाइट्रेट, है ना। नाइट्रेट की तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बहुत ग्लोबल हो रही है आजकल। जो हम नाइट्रेट यूज करते हैं फर्टिलाइजर, वो नाइट्रेट होता ही है फर्टिलाइजर, वो नाइट्रेट क्या बैठता है, पानी के साथ नीचे बैठता है। एनवायरमेंटल में आपने पढ़ी होगा नाइट्रेट कितना खतरनाक होता है। तो जैसे जैसे वो पर्टिकुलर केमिकल नीचे बैठेगा, वैसे वैसे वो ग्राउंड वाटर टेबल तक जाएगा और ग्राउंड वाटर टेबल को पॉल्यूट करेगा। अब उसी खेत के बगल में कुआं है, और वो जो ग्राउंड वाटर टेबल का पानी है वो उस कुएं के अंदर पहुंच रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर फर्टिलाइजर या जो पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड के केमिकल है वो भी उस पानी के अंदर मिलकर कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, उस कुएं के अंदर पहुंच रहे हैं, और उसी कुएं को हम उसी कुएं से पानी को खींच के हम पानी पी रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली केमिकल कहाँ जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो रही है, दैट इज द पॉल्यूशन इन ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल पॉल्यूट होती जा रही है इन केमिकल्स का यूज करने की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये भी इरिगेशन का एक डिसएडवांटेज है, लेकिन अगेन इरिगेशन की रॉ फॉर्म का या बेसिक फॉर्म का डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप इरिगेशन की फॉर्म के अंदर छेड़छाड़ करते हैं तो उसका साथ ही छोटा बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो इरिगेशन के एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। If there is a problem, then you may ask me. Okay, I think there is no problem. All okay? ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अब बड़ा अच्छा,
टॉपिक आया, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, है ना। दो तरह के इरिगेशन होते हैं, सरफेस इरिगेशन है, सब सरफेस इरिगेशन। बड़े सिंपल, नाम से ही एकदम सरेंडर हो गए बेचारे, नाम से सब कुछ बताया। सरफेस मतलब ग्राउंड सरफेस के ऊपर से, सरफेस के ऊपर, सब सरफेस मतलब ग्राउंड के नीचे से। अगर आप ऊपर से पानी डाल रहे हो, रूट रूट तक पानी ऊपर से पहुंचा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस इरिगेशन। और अगर आप बिलो दी ग्राउंड सरफेस पानी पहुंचा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सब सरफेस इरिगेशन। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, इसके अंदर क्या लिख दूँ, एप्लीकेशन ऑफ वाटर, एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड। और इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ वाटर below the surface of ground। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं ना। इनको आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई कैसे किया गया, है ना, उसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इरिगेशन को बेसिकली हमने दो टाइप्स में बांटा, है ना। कौन कौन से दो टाइप, मेरे ख्याल से आपको आपके बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से क्लियरली नजर आ रहे हैं। इरिगेशन के दो टाइप हुए, पहला कौन सा, सरफेस इरिगेशन, दूसरा कौन सा, सब सरफेस इरिगेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। सब सरफेस इरिगेशन के फर्दर दो अलग अलग टाइप हुए, एक हुआ नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और एक हुआ आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। ओके, आपको एक छोटा सा केस देता हूँ। केस ये है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्राउंड है लाइक दैट, है ना, कोई एक पर्टिकुलर ग्राउंड है लाइक दैट, ये कोई फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर बढ़िया आराम से खेती हो रही है ना, उस फील्ड के अंदर आराम से क्रॉप लगी हुई है, ठीक है। और इस फील्ड के बगल से एक रिवर निकलती है, इस फील्ड के बगल से एक रिवर क्रॉस होती है ना? उसमें बहुत पानी है, बढ़िया पेरिनियल रिवर है ना। और इस पर्टिकुलर रिवर का जो पानी है वो सीप करके इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आ रहा है, जमीन के नीचे से, है ना। इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आ रहा है, जमीन नीचे सीप करके, इन्फिल्ट्रेट करके, और इस क्रॉप को बहुत अच्छे से पानी मिल रहा है और अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, कल्टीवेशन हो रहा है बहुत अच्छा। कौन सा टाइप का है, चैट में लिख के बताएंगे कौन सा टाइप का इरिगेशन है, आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा टाइप का इरिगेशन है। नेचुरल क्या होता है, सब सरफेस का कौन सा टाइप है, पूरा लिखें, नेचुरल सब सरफेस या आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। ओके, ठीक। आप सभी के आंसर गलत हैं, आप सभी के आंसर इसलिए गलत हैं क्योंकि इट इज नॉट इरिगेशन। व्हाट वाज आर्टिफिशियल, क्या था यहाँ पे आर्टिफिशियल, इट इज व्हाट, इट इज नेचुरल वाटर सप्लाई। वो रिवर तुम लेके आए क्या, ये रिवर से पानी तुम लेके आए, वो तो नेचुरली आ गया ना, लाइक रेन। इट इज नॉट इरिगेशन, किसी टाइप का इरिगेशन नहीं है। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ये किसी टाइप का इरिगेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, है ना। एक दूसरा केस देता हूँ, दूसरा केस ये है कि यहाँ पर रिवर नहीं थी। दूसरा केस देता हूँ, दूसरा केस ये है कि यहाँ पर रिवर नहीं थी, रिवर की जगह यहाँ पर, रिवर की जगह यहाँ पर एक कैनाल थी। और वो कैनाल कैसी थी, कच्ची कैनाल, अर्थन कैनाल, मिट्टी की कैनाल। अलग अलग नाम से बताऊं, कोई तो नाम समझ में आए, मतलब उसमें कंक्रीट की लाइनिंग नहीं हुई है ना। कैसी कैनाल है, अर्थन कैनाल। तो अर्थन कैनाल के अंदर से भी पानी क्या करेगा, सीप करेगा, करेगा नहीं करेगा, और पानी सीप करके इस खेत के अंदर पहुंचेगा और अब इरिगेशन होगा। नाउ दैट इज द सब सरफेस नेचुरल इरिगेशन। वाई इरिगेशन, कोई कैनाल तुमने बनाई, इट इज मैन मेड आर्टिफिशियल कैनाल, दैट्स व्हाई इट इज इरिगेशन, नॉट नेचुरल वाटर सप्लाई। नेचुरल सब सरफेस क्यों बोल रहे हैं इसको, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पानी नेचुरली आया है खेत के अंदर, तुम लेकर के नहीं आए उसको। आई एम गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर कोई अनलाइंड अर्थन कैनाल किसी खेत के बगल से निकलती है और उस खेत में वहां से पानी सीप करके आ रहा है, तो इट इज इरिगेशन, बट इट इज नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन।
सब सरफेस इसलिए क्योंकि वो पर्टिकुलर पानी ग्राउंड सरफेस के नीचे से आया। इरिगेशन इसलिए क्योंकि कैनाल आपने बनाई। नेचुरल इसलिए क्योंकि वो पानी अपने आप आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि इफ वाटर फ्रॉम अ earthen canal infiltrates or seeps whatever to a nearby field, है ना? now infiltration is not a correct word, तो मैं उसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। इन्फिल्ट्रेशन एक अलग चीज होती है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि पानी ग्रेविटी के अंदर ग्राउंड वाटर टेबल तक जा रहा है। तो मैं उसको परकुलेट कर देता हूँ कि इफ वाटर फ्रॉम अ अर्थन कैनाल percolates to a nearby field, second it is what natural surface. What is artificial? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि आप एक पाइपलाइन का नेटवर्क डालते हैं कहां पर, उस फील्ड के नीचे, और उस पाइपलाइन के नेटवर्क के थ्रू, मतलब सॉइल के नीचे, और उस पाइपलाइन के नेटवर्क के थ्रू रूट पर पानी पहुंचाएं। इससे क्लियर ना कि वाटर इज सप्लाइड और अप्लाइड टू द रूट्स बाय लेइंग ऑफ पाइप नेटवर्क below the ground surface, है ना? गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? ओके, ठीक। अब आते हैं सरफेस इरिगेशन के ऊपर। सरफेस इरिगेशन के भी दो टाइप, एक कौन सा, फ्लो इरिगेशन, और दूसरा कौन सा, लिफ्ट इरिगेशन। एक कौन सा, फ्लो इरिगेशन, और दूसरा कौन सा, लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन भी बहुत आसान है ना। देखो कैसे। फ्लो इरिगेशन का मतलब क्या, फ्लो इरिगेशन का मतलब कि पानी फ्लो करके आ रहा है ना, पानी फ्लो करके आ रहा है, लाइक कैनाल, सर्कुलेट, या फिर पाइपलाइन। आप किसी नजदीकी पर्टिकुलर वाटर रिसोर्स से कैनाल के थ्रू या पाइप के थ्रू आप पानी लेकर के आ रहे हैं ना। पाइप मतलब ट्यूबवेल बिल की बात नहीं कर रहे हैं यार अपन, है ना। ग्राउंड के ऊपर पानी फ्लो करके आ रहा है पाइप के अंदर, उसकी बात करूंगा। दिस इज फ्लो इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन, बेटा सपोज दैट आपके पास ट्यूबवेल है और आपके पास एक ओपन वेल है जिसमें आपने एक रेड डाल रखा है। रेड समझते हैं ना? रेड का मतलब होता है जो पहले बेल चलाता था ना, मशीन पे चलता है हालांकि, है ना। या फिर आपने उसके अंदर कोई मोटर डाल रखी है ना, आपने उसको पर्टिकुलर कुएं के अंदर, और उस मोटर के थ्रू आप पानी को लेकर के आ रहे हो, मतलब आप पानी को क्या करो, लिफ्ट कर रहे हो, और लिफ्ट करने के बाद आप सरफेस के ऊपर से उसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन के अगेन दो पर्टिकुलर अलग अलग टाइप होते हैं, एक होता है पैरेलल फ्लो इरिगेशन और एक होता है फ्लड इरिगेशन। पैरेलल फ्लो इरिगेशन क्या होता है, जिसके अंदर कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होती है, मतलब खेत के अंदर लगातार एक डिस्चार्ज चलता रहता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज इन द फील्ड। पॉइंट नोट। फ्लड इरिगेशन का मतलब होता है कि पानी फ्लो करवा के लेकर के आए और उसके बाद हमने उस पानी को उस पर्टिकुलर खेत के अंदर स्टैंड करवा दिया, है ना। फील्ड इज फ्लडेड विथ वाटर, है ना। पैरेलल फ्लो मतलब लगातार डिस्चार्ज चलता रहे, धीरे 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 स्मॉलर रेट पर। और फ्लड इरिगेशन मतलब पानी भर के उसके अंदर छोड़ दो। कोई फ्लड इरिगेशन का मुझे एग्जांपल दे सकता है क्या? कोई मुझे फ्लड इरिगेशन का परफेक्ट एग्जांपल कोई दे सकता है क्या? एनीवन? राइस क्रॉप इज द करेक्ट आंसर, है ना। आप देखते होंगे कि जब भी कभी राइस की क्रॉपिंग होती है तो राइस क्रॉप के दौरान क्या करते हैं, हम लोग लगभग नीज तक, घुटनों तक पानी भर लेते हैं, और घुटनों तक पानी भरने के बाद हम राइस लगाते हैं, है ना। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा। हाँ, धान की खेती, बिल्कुल सर्विस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, धान की खेती है। तो जब हम राइस लगाते हैं तो घुटनों तक पानी भर लेते हैं। घुटनों तक के थोड़ा सा नीचे रहेगा, घुटनों तक। आपको एक रफ बात बता रहा हूँ, मतलब पकड़ मत लेना कि घुटनों तक नहीं है, घुटनों के 2 इंच नीचे है, लेकिन काफी डेप्थ तक पानी भरते हैं। और उस पानी को हम स्टोर करने के बाद, फ्लडेड करने के बाद पूरे के पूरे फील्ड को, उसके बाद हम उसकी क्रॉप को नीचे लगाते हैं, उसके बाद हम उसकी क्रॉप को डालते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, राइस के अंदर हम लोग फ्लडेड इरिगेशन करते हैं। आप लोग गूगल पर उसके कुछ फोटोज दे सकते हैं,
कि राइस की क्रॉपिंग कैसे होती है, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ औरतें उसमें क्रॉप लगा रही होंगी और खेत में बहुत पानी भरा होगा, मतलब उनके घुटनों तक पानी आ रहा होगा। तो इसलिए राइस कभी भी ऐसे नहीं किया जाता। राइस के लिए जनरली मतलब इरिगेशन से भी राइस करते हैं, लेकिन राइस जनरली वाटर जब नेचुरली आ जाता है, जब रेन हो जाती है, जब बारिश हो जाती है अच्छी, तभी हम राइस लगाते हैं। जनरली ये प्रैक्टिस की जाती है। क्लियर और नॉट? तो मेरे ख्याल से ये भी बात आपको क्लियर होती है। तो इट इज द टाइप्स ऑफ इरिगेशन। मेरे ख्याल से पूरे टाइप्स आपको बहुत से क्लियर होते हैं। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें जो मैंने लिखी हैं, ये भी मैं आप लोगों को एक बार जब भी कभी मैं भेजूंगा प्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को डाल के भेजूंगा। इफ देयर इज अ क्वेश्चन देन यू मे आस्क। अगर आपको कुछ प्रश्न अपना पूछना है, तो वो प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का? कुछ भी नहीं पूछना किसी को? ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास थी, है ना। हमारा समय लगभग 10 बज चुके हैं, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल से जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम टेक्निक ऑफ इरिगेशन स्टार्ट कर देंगे। टेक्निक ऑफ इरिगेशन में हम बाइट फ्लडिंग, फरो फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, ड्रिप इरिगेशन, है ना, उसका स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, ये पूरी चीजें स्टडी करेंगे। देन फिर आगे हम लोग जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप है, डेल्टा इन ड्यूटी, जिसके लिए आप बैठे हुए हैं, है ना, तो उन चीज़ों को हम लोग फिर धीरे स्टार्ट करेंगे। फिर लेस्ली कैनेडी की थ्योरी के ऊपर, खोसला थ्योरी के ऊपर, राइट्स थ्योरी के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे। ठीक। तो अगर आपके सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाकी का अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को इरिगेशन समझ में आया होगा और आपको ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अच्छा टॉपिक है, मतलब इरिगेशन सब्जेक्ट पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ, है ना, क्योंकि इस सब्जेक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें समझ में आता है और प्रैक्टिकल बहुत है। आप लोग बहुत सारी चीजें रिलेट होंगी सीधे सीधे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी की जो कहानी है वो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभम, थैंक यू। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ शुभम, तुमने मेरी शायद पहली क्लास ली होगी। मेरी थीम ऐसी ही होती है और अभी तो बहुत गजब गजब की होंगी शुभम, क्यों टेंशन ले रहे हो। मतलब आपने जितनी भी फीस दी है ना, पूरी वसूल हो गया, बिल्कुल टेंशन हो तो एकदम रिलैक्स होकर बैठो, अपन बिल्कुल मतलब पूरा मजा देंगे। मतलब थीम भी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, राइटिंग भी अपन थोड़ी बहुत अच्छी लिखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, सब कुछ। और अभी आगे वीडियो वीडियो फोटो वोटो सब लेकर के आएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, एकदम मस्त होके क्लास को एंजॉय करो, मस्त होके क्लास लो, है ना। निवेदित वगैरह तो पहले से जानते हैं, बच्चों से बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, है ना। वाटर लॉगिंग कब होती है, शुभम का एक क्वेश्चन आया है। शुभम, वाटर लॉगिंग क्या होती है? जब हम एक ही पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारा पानी डाल देते हैं, हम लोग रेगुलरली पानी डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, और वाटर ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो लिफ्ट होकर ऊपर उठने लगती है। और जैसे ही ग्राउंड वाटर टेबल उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर ग्राउंड सरफेस के ऊपर जाती है लोकली, तो वहां पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहां पर पूरी पूरी सॉइल सैचुरेटेड, मतलब ग्राउंड वाटर सरफेस नहीं भी उठती, तो लोकली भी वहां पर मतलब ऊपर की जो टॉप सॉइल की लेयर्स हैं वो भी सैचुरेट हो सकती है, वहां भी वाटर लॉगिंग हो सकती है। लेकिन वाटर लॉगिंग का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन जो मैंने बताया था, उसमें दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। एवरी वर्ड शुड बी फिल्ड विद वाटर, और एनोरिक कंडीशन आनी चाहिए, मतलब इतना पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि ईच एंड एवरी वर्ड इज फिल्ड विद वाटर। तो बहुत ज्यादा इरिगेशन करो, बहुत ज्यादा पानी डालो, जैसे मैंने बताया था गमले के नीचे में होल बंद कर दो, पानी निकलने मत दो, पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, एवरी वर्ड इज फिल्ड विद वाटर, एनोरिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी वहां पर। ठीक है शुभम, कंफर्मेशन जरूरी है क्वेश्चन पूछने के बाद। शुभम भाई, कंफर्मेशन जरूरी है, उसके बिना मतलब चैन नहीं पड़ता भाई अपन को। समझ में आया कि नहीं? ओके, थैंक यू सर। रिकॉर्डेड वीडियो में लूप कब तक आएगा? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। रिकॉर्डेड वीडियो में लूप कब तक आएगा, नहीं समझा यार मैं। लूप क्या होता है भाई शुभम? स्पीड? अब देखते हैं यार, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखो क्या है, मैं आप लोग एक बात बताऊं, आप लोग जितने लोग बच्चे हुए हैं शुभम, इंजीनियर सक्सेस उन कुछ इंस्टीट्यूट में से एक है जिसने इस पैंडेमिक के दौरान अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा, है ना। नहीं तो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी सब कुछ बंद करके बैठ गए और उन्होंने एक बहाना कर लिया था
कि ये पैंडेमिक आ गया और ये सब चीज़ें खत्म हो गई। केवल मतलब मैं पहले कई इंस्टीट्यूट्स में रह चुका हूँ, कई जगह मैंने पढ़ाया है, मतलब मैनेजमेंट इतना टेंशन में था ना, जैसे ही ये सब बंद हुआ कि बच्चों की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू होगी, बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएंगे। तो बहुत जल्दी बहुत कुछ इन्वेस्ट करके, बहुत कुछ अपना एफर्ट लगाकर, और ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार की गई हैं, है ना। सब टीचर्स को इकट्ठा करके और अपनी तरफ से बहुत कुछ लगा के ये सब चीज़ें तैयार की गई हैं। तो अभी जितना है उसमें थोड़ा सा संतोष कीजिए, बाद बाकी टेक्निकल टीम्स लगी हुई हैं और धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को अपडेट करते जा रहे हैं, है ना। होपफुली जल्दी हम लोग इसको लेकर के आएंगे। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं शुभम, कि हम वीडियो को होस्ट कहाँ कर रहे हैं, हम उसको किस सर्वर पर रख रहे हैं, वो उसको परमिट करता है कि नहीं करता है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं उसके अंदर, पर हम लोग उसमें लगे हुए हैं। मतलब जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी हम लोग इन चीज़ों को लेकर के आएंगे। और मैं आपकी बात एक बार मैनेजमेंट तक मैं पहुंचा दूंगा, तो हम देखते हैं कि कितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है शुभम, होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, ठीक, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। आराम से सोइए, पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, कल हम लोग इस चीज को आगे लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू।